नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले आप धाकड़ नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की जो थ्योरी सीरीज है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके एनक्लेक्स, एम्स, नॉटसेट, एसजीपीजीआई, सीएचओ, स्टाफ नर्स, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम, आपके इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है नर्सिंग के, उन सब के लिए ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो कि आज हम पढ़ रहे हैं कार्डियम सिस्टम का पार्ट 4। बहुत सारी क्लासेस हमने यहाँ पर करा दी हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 53 की कंटिन्यूस क्लास को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट के साथ में। दोस्तों चलिए, तो द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। दोस्तों, कल की एक अच्छी तैयारी जब हमें करनी है तो आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जो दिन है उसे आपको बेस्ट करना रहेगा, बेस्ट आपको देना रहेगा। जब भी आपका जो कल का एक सुनहरा रिजल्ट है, एक सुनहरा जो अवसर है, परीक्षा में आप बैठ रहे हो, आपको बिल्कुल खुश होना है, आपके परिवार वालों को खुश करना है और आपके जीवन को हमेशा के लिए सेट करना है, एक आप सपनों की जॉब पाना है, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कल विद्यार्थी के जीवन में कभी नहीं आता, तो आप जहाँ हैं जैसे भी हैं पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। कार्डियक सिस्टम के पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ उन्हें आप नोटबुक में नोट करते चलना। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। दोस्तों, एंजाइना किस वर्ड के लिए यूज लेते हैं हम? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के लिए हम एंजाइना वर्ड यूज में लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस कंप्लीट रूप से कब कहेंगे? चेस्ट पेन दैट इज कॉल्ड बाय मायोकार्डियल इस्चीमिया। यहाँ पर हम बात करें मायोकार्डियल किसके लिए यूज हो रहा है? हार्ट के लिए। इस्चीमिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी। क्या होना? ऑक्सीजन की कमी होना। आपके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होना। दोस्तों, कैसे होगी ऑक्सीजन की कमी? आपके हार्ट में ऑक्सीजन का फ्लो कौन करती है? यहाँ पर हम बात करें तो कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी। इसको नोट कर लो। कोरोनरी आर्टरी है जो आपके हार्ट के लिए क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अगर इस आर्टरी में कोई ब्लॉक आ जाए, क्या आ जाए? ब्लॉकेज आ जाए। क्या आ जाए? ब्लॉकेज आ जाए या कोई प्लेग बन जाए। क्या बन जाए? प्लेग बन जाए, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? ऑक्सीजन की सप्लाई में डिक्रीज। इसकी वजह से आपकी हार्ट की जो लेयर होती हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और कंडीशन देखने को मिलती है मायोकार्डियल इस्चीमिया। इसकी वजह से मरीज में खतरा बढ़ जाता है चेस्ट पेन का, उसको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस टर्म को कंप्लीट रूप से बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आ जाए, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है? चेस्ट पेन का होना ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया है, तो ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए रुक गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितने प्रकार का यहाँ पर टाइप ऑफ एंजाइना होता है, तो नोट कर लीजिए 1, 2 और 3। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो कौन सा है? अनस्टेबल एंजाइना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। तो दोस्तों, इट इज ए प्रेडिक्टेबल कंडीशन। ये कब होती है दोस्तों? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं जैसे कि जिम जा रहे हैं, उसके बाद आपको स्टेबल एंजाइना होने के खतरा बढ़ जाएगा। एक रहता है आप काफ़ी समय से आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, तब भी आपको ये स्टेबल एंजाइना आपको आने का खतरा यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, तो इस दौरान होता क्या है? मायोकार्डियल डिमांड फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। आपकी जो मायोकार्डियल सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो बढ़ जाती है। दूसरा हम बात करें, सबसे पहले कौन सा हो गया? स्टेबल एंजाइना। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं किसकी? अनस्टेबल एंजाइना की। दूसरे नंबर पर मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है अनस्टेबल। ये कंडीशन होती है प्री इंफाक्शन। प्री इंफाक्शन मीन्स मायोकार्डियल इंफाक्शन या हार्ट अटैक। हम बात करें हार्ट अटैक, ये कंडीशन एमआई आपको आने वाला है या हार्ट अटैक आपको आने वाला है, तो उससे पहले मरीज में क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कब होगा? रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट और मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार होगा। मरीज जब रेस्ट पीरियड में होगा
तब उसको चेस्ट पेन होगा और बार बार होगा दोस्तों। इस कंडीशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल एंजाइना, जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है अनस्टेबल प्रकार का एंजाइना पेशेंटों में। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, चलिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है प्रिंज मेटल। इसे किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज वेरिएंट एंजाइना। परीक्षा में पूछा जाए इसका दूसरा नाम तो कंफ्यूज मत होना, प्रिंज मेटल को ही वेरिएंट एंजाइना के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होगा कैसे? कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पैन, आपकी हार्ट की लेयर में आपकी आर्टरीज पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लिए सप्लाई करती हैं। इनमें क्या होना? वेसोस्पाज्म हो जाना, एक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाना। इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। मरीज में देखने को मिलेगा पेन एट रेस्ट विथ रिवर्सिबल एसटी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें मोस्ट चीज क्या है? पेन तो होगा पर रेस्ट के साथ में क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, आराम मिल जाएगा आपको। तो इट इज कॉल्ड प्रिंज मेटल या वेरिएंट एंजाइना। इसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलती है, किसमें? ईसीजी जब आप देखोगे तब। चलिए तो तीन प्रकार के यहाँ पर एंजाइना हो गए, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंज मेटल अथवा वेरिएंट एंजाइना, दो नाम से हम जानते हैं। हम अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। मरीज में एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है तो किस प्रकार से आप पहचानेंगे? तो मोस्ट कॉमन जो रहता है वो क्या है? चेस्ट पेन। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा वो चेस्ट पेन। परीक्षा में एक प्रश्न आता है दोस्तों, चेस्ट पेन कैसा होता है? हैवी होता है, रेडिएट टू नेक, जॉ एंड शोल्डर। ये जो पेन है नेक को कवर करेगा, जॉ को कवर करेगा और शोल्डर तक ये पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें मरीज में क्या होता है? पेन रेडिएट होता है, फैलता है। पेन आपके हार्ट से स्टार्ट होगा, नेक पर जाएगा, जॉ पर जाएगा और आपके पूरे शोल्डर एरिया में, इतने एरिया में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि इतने एरिया में यहाँ पर पेन होगा। मरीज में अनयूजुअल फटिग देखने को मिलेगा, वीकनेस, मरीज को कमजोरी महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेलर डायाफोरेसिस, मरीज को पसीना आएगा, अत्यधिक मात्रा में क्या आएगा? पसीना यहाँ पर आएगा। चलिए तो किसकी बात हो गई? मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम है जो मरीज में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? इंटरवेंशन की। अब हमने क्या कर लिया है? पता लगा लिया है कि मरीज को किस प्रकार का एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है? गोल, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। आपके हार्ट में जो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हुई है उसको आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है, उस कंडीशन को हमें ठीक करनी है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका क्या होता है? पीसीआई, और दूसरा कौन सा होता है? सीवीजी। ये कंडीशन क्या है? रीपर्फ्यूजन प्रोसीजर बोलते हैं। एक का नाम है पीसीआई, एक का नाम सीवीजी। पीसीआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन, सीवीजी किया जाए तो कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट। तो देखो दोनों कंडीशन होती क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पीसीआई की। तो दोस्तों हम बात करें परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन की, तो क्या होता है? इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं हम? आर्टरी में हम डायरेक्ट परक्यूटेनियस कोरोनरी को हम पुट करते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर आर्टरी में जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, रिमूव कर लेंगे प्रेशर से, जिससे क्या हो? जो ब्लॉकेज इकट्ठा हुआ था वो हट जाए और नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए? चालू हो जाए। जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है वो चालू हो जाए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? पीसीआई। ये क्या होता है? नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है दोस्तों। ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीवीजी की। पीसीआई पूरा हो गया, नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं? कैथेटर डालेंगे परक्यूटेनियस का और जो ब्लॉकेज वहां पर बना हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। सीवीजी क्या होता है? एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है। क्या है? ऑपरेटिव प्रोसीजर है। ऑपरेटिव प्रोसीजर यहाँ पर है, ऑपरेटिव प्रोसीजर है। अब यहाँ पर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट की। तो दोस्तों मान के चलिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें प्लेक फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इसको बाईपास कर देंगे। क्या कर देंगे? बाईपास कर देंगे। इसको यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे और इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? बाईपास। इससे क्या है? आपकी जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए? चालू हो जाए और आपके हार्ट के लेयर के लिए ऑक्सीजन पहुँचे ब्लड के थ्रू। तो इसे बोलते हैं हम सीएबीजी। ये क्या है? ऑपरेटिव प्रोसीजर है। हम इसमें डायरेक्ट आर्टरी का क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रग थेरापी की। ड्रग थेरापी कौन कौन से ड्रग हैं जो हम यहाँ पर यूज लेंगे? नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन का आपने नाम सुना होगा। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? एनटीजी। क्या बोलते हैं? एनटीजी। वेसोडाइलेटर होती है, डिक्रीज इस्कीमिया,
जिससे क्या होगा, आपका पेन डिक्रीज होगा। यूजुअली एडमिनिस्टर सबलिंगुअली, नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। क्या देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। एब्जॉर्प्शन ठीक होगा तो इसकी वजह से मरीज में जल्दी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका मेन कारण क्या है सबलिंगुअली देने का, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम पेशेंट को चालू करेंगे। रिलैक्स ब्लड वेसल्स, ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती हैं हार्ट की और हार्ट के वर्कलोड को कम करती हैं। बीटा ब्लॉकर की हम बात करें तो डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। और एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट दवाई हम क्यों देते हैं, कि जो वहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हुआ है उसको तोड़ने के लिए, प्रिवेंट प्लेटलेट, जिससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना हो और वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हम क्या देंगे, एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेशन यहाँ पर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस के बाद कौन सा है दोस्तों, मायोकार्डियल इस्कीमिया। एमआई क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमआई। तो दोस्तों हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन की हम बात करें तो इसकी पैथोलॉजी के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है एमआई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को हमने ठीक नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट ब्लॉकेज इन वन और मोर आर्टरीज ऑफ द हार्ट। अभी हमने पढ़ा था आपकी जो आर्टरीज है वो कंप्लीट रूप से क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं। एक या दो आर्टरी हार्ट की कंप्लीट रूप से ब्लॉक हो जाने की वजह से मरीज में क्या देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहले फॉर्म होगा। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मींस प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना, थ्रोम्बस का बनना। कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरो ड्यू टू प्लेग और बिल्डअप। प्लेग के बिल्डअप होने की वजह से जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी बिल्कुल। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों का परिवहन रुक जाएगा, इसकी वजह से देखने को मिलेगा एंजाइना। एंजाइना टर्म के लिए यूज करते हैं हम क्या, चेस्ट पेन होना मरीज को स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इस्कीमिया, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है हार्ट में वो क्या है, रुक गई है। चलिए इसकी वजह से देखने को मिलता है एमआई। प्लेग रप्चर हो जाएगा। एमआई कब देखने को मिलेगा, अब जो प्लेग यहाँ पर बना है वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, छोटे छोटे जो ब्लड के क्लॉट हैं वो क्या करेंगे, आर्टरीज ऑफ द हार्ट को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने की वजह से क्या है, आपके मरीज में एमआई आना स्टार्ट हो जाएगा। एमआई आएगा उसको बहुत ही भयानक वाला। इसकी वजह से आपको साइन एंड सिम्टम मरीज में देखने को मिलेंगे, उनको हम जानते हैं। चलिए दोस्तों क्या क्या एमआई के साथ में साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें, सडन क्रैशिंग रेडिएटिंग चेस्ट पेन होगा। कैसा, रेडिएटिंग चेस्ट पेन होगा। कंटिन्यूअस डेस्पिट रेस्ट एंड मेडिकेशन, कोई सी भी दवाई दे दे डॉक्टर पर उसे आराम नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस रेडिएटिंग चेस्ट पेन उसे होता रहेगा। साथ में पेन फेल्ट, कहाँ पर फेल्ट होगा, लेफ्ट आर्म में, मिड एंड बैक शोल्डर और हार्ट वन कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्वेटिंग, पेल एंड डस्टी स्किन, साइन एंड सिम्टम ऑफ एमआई देखने को मिलेंगे मरीज में। अब दोस्तों किस प्रकार से हम इसे डायग्नोस करेंगे, परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किस प्रकार से आप इसे डायग्नोस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईसीजी करके देखेंगे। ईसीजी जब आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू लो O2। अगर ऑक्सीजन सप्लाई लो है तो एसटी डिप्रेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल O2 नहीं है तो एसटी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलेगा। साथ में टी वेव आपकी इन्वर्टेड रहेगी। दोस्तों एक टेस्ट होता है आपका जो कार्डियक बायोमार्कर होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई क्या होता है, मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट होता है किसके लिए, एमआई के लिए। अगर ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हम कहेंगे कि इसको एमआई आया है। दोस्तों एक होता है स्ट्रेस टेस्ट जिसमें हम केमिकल और एक्सरसाइज यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करें स्ट्रेस टेस्ट, ट्रोपोनिन और ईसीजी से हमने पता कर लिया कि मरीज को एमआई आया है। तो हम अब ट्रीटमेंट किस प्रकार से चालू करेंगे। सबसे पहले इमीडिएट ट्रीटमेंट, एक आपको निमोनिक याद रखना है। निमोनिक क्या है, मोना। सबसे पहले हम मरीज को क्या देंगे, मॉर्फिन हम देंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो हार्ट का वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा और मरीज को जो हैवी पेन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मरीज का हैवी पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा हम उसको मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो, हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। नाइट्रोग्लिसरीन हम मरीज को सबलिंगुअली देंगे, जिससे क्या है, आपकी जो वेसल्स क्लोज हो गई हैं वो ओपन हो जाए। एस्पिरिन हम देंगे, प्रिवेंट प्लेटलेट फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, वहाँ पर जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हम क्या देंगे, एस्पिरिन देंगे। और
क्या होता है, इस थ्रोम्बस को क्या होता है, थ्रोम्बस बनने से उसे रोकता है, ब्लड को पतला करेगा। कैथ और लैब और क्लॉट बस्टर, जब मरीज अस्पताल में पहुंच गया है तो क्या क्या दवाई हम उसको चालू करेंगे, ठीक है। मेडिकेशन, सबसे पहले हम क्या देंगे उसे, थ्रोम्बोलाइटिक, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने मरीज को दे दिया। अब मेडिकेशन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हम मरीज को देंगे, ठीक है दोस्तों। एक होता है आपका टीप्लेज और एक होता है एज, जिसमें हम स्ट्रेप्टोकाइनेज दोनों क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। ये क्या करते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं, जो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। जिससे क्या है, आपका जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ था, आर्टरी ब्लॉक हुई थी, वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी और आपकी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में बदल जाएगी। दूसरा एक सर्जिकल मेथड होता है पीसीआई, अभी हमने पढ़ा, जिसे हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन बोलते हैं। कैथेटर हम हार्ट में इंसर्ट कराएंगे, जिसके थ्रू जो प्लेक बना हुआ है उसको हम प्रेशर से रिमूव कर लेंगे। सीबीजी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आर्टरी का बाईपास कर देते हैं। एक कंडीशन होती है एंड्रेक्टोमी, कट आउट और ब्लॉकेज, जहां आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है हम उसे काट कर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तीनों सर्जरी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब हम किस प्रकार से प्रिवेंशन करेंगे। ये हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया, सर्जरी भी करके देख ली, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रिवेंशन क्या है, हम मरीज से बोलेंगे रेस्ट करे, प्रिवेंट, यहाँ पर हम बात करें प्रिवेंट एंड स्टेबलाइज क्लॉट का फॉर्मेशन दोबारा ना हो तो हम कंटिन्यूस उसे हेपेरिन आई भी देते हैं। रेस्ट द हार्ट विथ नाइट्रोग्लिसरीन, हम उसे चालू रखेंगे। बीटा ब्लॉकर हम चालू रखेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम मरीज को चालू रखेंगे जब आपका एमआई का पेशेंट है और वो रेस्टिंग पीरियड में है और आपको आने वाले टाइम में आपको प्रिवेंट करना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा में, जब हम उसे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे रहे हैं तो हमें साइन ऑफ ब्लीडिंग, मरीज को कोई साइन ऑफ ब्लीडिंग हमें चेक करना है, ब्लीडिंग के साइन मरीज में हमें चेक करना है, क्योंकि ये एकदम से खून को पतला कर देता है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वो क्या है, हाइपरटेंशन। चलिए, हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी का बढ़ना, क्या होता है, बीपी का मरीज में बढ़ना, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। तो दोस्तों हाइपरटेंशन हम बात करें तो कब कहेंगे, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg में हम इसे नापते हैं। ऊपर वाला बीपी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, नीचे वाले बीपी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में 120/80। प्री हाइपरटेंशन टर्म कब बोलेंगे, हर एक लाइन पर एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। प्री हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब आपका बीपी सिस्टोलिक बीपी 120 से 139 रहेगा और आपका डायस्टोलिक बीपी 80 to 89 रहेगा। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब आपका बीपी 140 से 159, डायस्टोलिक बीपी 90 to 99। स्टेज सेकंड कब कहेंगे हम, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है 160 160 से ज़्यादा और आपका डायस्टोलिक बीपी 100 से ज़्यादा। हाइपरटेंशन क्राइसिस, परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाइपरटेंशन क्राइसिस कब बोलेंगे, जब आपका बीपी 180 से ज़्यादा अबव है और आपका डायस्टोलिक बीपी 120 से ज़्यादा अबव है। इस वैल्यू को हम किस में मापेंगे, mm ऑफ Hg में। चलिए दोस्तों, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ने की वजह से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो आपका मोस्ट कॉमन कौन सा है, हार्ट, दूसरा ब्रेन, किडनी और आई। हार्ट में हम देखें, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो मरीज को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के खतरे रहते हैं। ओवरवर्किंग ऑफ हार्ट मसल्स ज़्यादा काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाते हैं। एक कंडीशन बनती है स्ट्रोक, वीक एंड नैरो वेसल्स कुड लीड टू रप्चर ऑफ द वेसल्स। ठीक है दोस्तों, ये किस में देखने को मिलेगा, आपके मस्तिष्क में देखने को मिलेगा, स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक होती है रीनल फेलियर, टू मच ब्लड फ्लोइंग, किडनी फास्ट रेट और हाई प्रेशर, किडनी ज़्यादा मात्रा में ब्लड को फिल्टर करेगी, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर रीनल फेलियर होने के खतरे वहाँ पर बढ़ जाएंगे। एक होता है विजुअल चेंजेज, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो ब्लड विजन देखने को मिलेगा और मरीज किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये ऑर्गन हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनको आप नोट कर लेना। चलिए, हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर क्या है, क्या क्या कारण है इनकी वजह से आपका बीपी बढ़े हुए देखने को मिलता है। एक कंडीशन है आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरी आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलती है वो क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इसका कोई भी कॉज है वो अननोन है, पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम जानते हैं कि इनकी वजह से आपको बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका एक निमोनिक है जो आपको याद रखना है, क्या है, रिस्क।
रेस अफ्रीकन और अमेरिकन में ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इंटेक ऑफ सोडियम, ज़्यादा मात्रा में आप सोडियम ले रहे हो, ज़्यादा मात्रा में आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपका बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। स्मोकिंग, सिगरेट आप लपेट रहे हो रोज 10-10, 12-12, तो इसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ा हुआ रहने का खतरा रहेगा। लो पोटेशियम और विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में कम है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ये आपके बीपी बढ़ाने के लिए कारक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शराब और सिगरेट का, स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं तो ये दोनों स्ट्रोक और हार्ट अटैक और बीपी तीनों के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको इनका सेवन कम करना है या इनसे बचना है। तो चलिए रिस्क फैक्टर की और अदर की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री है, तो आप इसे कैसे याद रखना है, फैक्टर्स से याद रखना है। कैसे? फैक्टर से। फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज 60+ आप हैं, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, टू मच कैफीन आप ज़्यादा मात्रा में चाय ले रहे हैं, ओबेसिटी आपको है, रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी आप जब कर रहे हैं, स्लीप एपनिया कंडीशन आपको बनी हुई है लंबे समय से, तो खतरा रहेगा आपको बीपी बढ़ने का। दोस्तों, एक कंडीशन होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एज डायरेक्ट कॉज होते हैं इसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसे कि CKD क्रोनिक किडनी डिसीज है तो मरीज का बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। डायबिटीज है आपको तो इस कारण से बीपी बढ़ेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन का कम होना या ज़्यादा होना, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बीपी कम देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। कसिंग सिंड्रोम की हम बात करें, कसिंग सिंड्रोम क्या होता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, इस टर्म को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम। इसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मरीज में देखने को मिलेगा। एक प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सर्टेन ड्रग जैसे कि आप लंबे समय से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि माला एन, माला डी, प्रोजेस्टेरोन आदि, और हम बात करें इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल्स जैसे कि लेवोनोगेस्ट्रोल, ये अगर आपने ली है तो ये सब क्या है, हार्मोनल पिल्स हैं। इसकी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, परीक्षा में अगर आपके 2 प्रश्न आ जाए रिस्क फैक्टर से रिलेटेड, प्राइमरी हाइपरटेंशन के कौन से हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कौन से हैं, तो वो आपको याद रखना है। साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। क्या होता है, यूजुअली तो क्या है, एसिम्टोमेटिक है। कॉमनली हम इसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। परीक्षा में मोस्ट कॉमन पूछा जाता है साइलेंट किलर डिसीज हम किसे बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। मरीज में ब्लड विजन का होना, हेडेक होना, चेस्ट पेन होना, नोज से ब्लीडिंग होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम मरीज में जब बीपी बढ़ा हुआ है देखने को मिल सकते हैं। एजुकेशन की हम बात करें, क्या क्या एजुकेशन आपको देनी है, तो जब बीपी बढ़ा हुआ है तो हम उससे कहेंगे लिमिट सोडियम इंटेक, कम मात्रा में सोडियम लीजिए भैया, नमक कम खाइए, नमक में क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। लिमिट एल्कोहल इंटेक, शराब का सेवन कम कीजिए। स्मोकिंग सेंसेशन, सिगरेट हमें बिल्कुल नहीं पीना है, मरीज से बोल देना भैया सिगरेट पीना बंद कर दो। टीच हाउ टू मेजर बीपी एंड कीप रिकॉर्ड, उससे कहेंगे कि आप भैया बीपी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैसे रिकॉर्ड करना है, और हर बार जो आप बीपी ले रहे हैं उसे क्या करना है, नोटबुक में आपको नोट करना है। एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज प्रोग्राम उसे हम बता देंगे। वेट लॉस करना है तो उसका भी तरीका हम उसे बता देंगे। नर्स के ये मेनली इंटरवेंशन के तरीके रहते हैं, आपको एजुकेशन देनी है जब मरीज का बीपी बढ़ा हुआ है तब। चलिए दोस्तों, परीक्षा में एक प्रश्न आता है बीपी किस प्रकार से मापते हैं। तो दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, लुक फॉर ब्रेकियल आर्टरी, हम ब्रेकियल आर्टरी को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू नॉट स्मोक, एक्सरसाइज, ड्रिंक कैफिनेटेड बेवरेज, एल्कोहल बिफोर 30 मिनट। तो दोस्तों ये परीक्षा का बहुत ही स्टाइल लाइन क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी मरीज है आपके पास आया है, चाय पी के आया है तो आपको 30 मिनट तक बीपी नहीं लेना। कोई भी बेवरेजेस पी के आया है 30 मिनट तक आपको बीपी नहीं लेना है। कोई भी एक्सरसाइज करके आया है, घूम फिर के आया है तो आपको बीपी नहीं लेना है, क्योंकि इसका कारण है ये फॉल्स बीपी मेजर बताते हैं। तो दोस्तों ये फॉल्स बीपी बताएगा, जब भी आप बीपी मेजर कर रहे होंगे तब हम क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे बोलेंगे कि भैया सबसे पहले आप बैठिए, सिट इन चेयर, लेग आपको अनक्रॉस्ड रखने हैं, जो आर्म लेवल पर आपको उसको बैठाना है, कफ आपको आर्म कहाँ पर रखनी है, हार्ट लेवल पर आपको रखनी है। करेक्ट द साइज, बीपी का साइज कैसा होना चाहिए कप का, एक तो टू स्मॉल, ज़्यादा छोटा ना हो और ज़्यादा बड़ा ना हो, ये दोनों क्या है, फॉल्स हाई बीपी और फॉल्स लो बीपी। टू लार्ज है तो लो बीपी दिखाएंगे ज़्यादा, और टू स्मॉल है तो बीपी हाई दिखाएंगे और गलत दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे, दोनों फॉल्स रीडिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो बीपी का कप है उसकी विड्थ और लेंथ कितनी होती है,
हम बात करें तो ब्रेड्थ कितनी होती है 40% और लेंथ कितनी होती है 80%। दोनों का अनुपात 40% अब 80% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस, किसकी ऑफ आर्म सरकमफेरेंस एरिया के 40% एरिया ब्रेड्थ को कवर करेगी, 80% एरिया लेंथ को कवर करेगी। अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो 1/2 इसका क्या होता है ब्रेड्थ लेंथ का रेशो यहाँ पर होता है, तो हमें इसका याद रखना है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये कंडीशन हो गई। बीपी आपको किस प्रकार से लेना है, उसे चेयर पर बैठाना है, आर्म को हार्ट लेवल पर रखना है और जो आपका कप का साइज है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नो बीपी आर्म विथ, कब कब आपको आर्म से बीपी नहीं लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है आर्म से बीपी हम कब कब नहीं लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कंडीशन, जब आपकी मास्टेक्टोमी हुई है, हिस्ट्री ऑफ एबी सेंट, मरीज को एबी सेंट डले हुए हैं, ब्लड क्लॉट हाथ में है, करंट आईवी लाइन इन द आर्म, आपके इसी आर्म में क्या है आईवी लाइन लगी हुई है, तो आपको उस आर्म से बीपी नहीं लेना है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन होती है। तो दोस्तों ये तो हो गई बीपी को किस प्रकार से लेना है, कब नहीं लेना है कंडीशन। एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन को टर्म कैसे याद रखोगे, EBCDD एक नोमोनिक होता है, EBCDD का ECE इनिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजोक्सिन और डायरेटिक, ये दवाइयां हैं जो बीपी कंट्रोल के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम ये दवाइयां मरीज को चालू रखेंगे। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कार्डियक बायोमार्कर क्या होते हैं, कार्डियक बायोमार्कर क्या होते हैं। दोस्तों आपकी हार्ट की एक्टिविटी में जो भी बदलाव आए हैं वो हम कार्डियक बायोमार्कर से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग कार्डियो मार्कर हमें किस कंडीशन में करना है, तो देखिए दोस्तों, ट्रोपोनिन की अभी बात हुई थी, किसकी, ट्रोपोनिन की बात हुई थी। ट्रोपोनिन T होता है और एक I होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट कन्फर्मेटिव है और मोस्ट कॉमन अस्पताल में हम कराते हैं। तो दोस्तों ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है। जब आपकी हार्ट मसल्स क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तब ट्रोपोनिन का लेवल आपके हार्ट मसल्स में क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ब्लड स्ट्रीम में। ये बेस्ट इंडिकेटर कब माना जाता है, एक्यूट MI के लिए। इसकी हम नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो 0 से लेकर 0.4 नैनोग्राम पर ml होती है। अगर आपके हार्ट अटैक आया है तो जो आपका ट्रोपोनिन I है उसका लेवल 0.4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसका पीक लेवल कब तक होता है, ये 3 वीक तक आपके बॉडी में पीक लेवल पर रहेगा। चलिए दोस्तों, तो एक हो गया आपका ट्रोपोनिन I मोस्ट कन्फर्मेटिव होता है। CKMB इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्रिएटिनिन काइनेज MB हम इसे बोलते हैं। ये भी एक एंजाइम है जो कि ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। हार्ट मसल्स और ब्रेन जब डैमेज हुए हैं तो CKMB की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, 0.5 नैनोग्राम पर ml और पीक लेवल पर कब रहेगा, 24 आवर तक ये शरीर में पीक लेवल पर रहेगा, मतलब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों परीक्षा में अगर प्रश्न आता है एक महत्वपूर्ण, इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पेसिफिक आइसो एंजाइम बोलते हैं, बट लेस रिलायबल ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की अपेक्षा ये कार्डियक फेलियर को कम बताता है, तो इसलिए मोस्ट कन्फर्मेटिव हम किसे बोलते हैं, ट्रोप आई को बोलते हैं। एक होता है आपका मायोग्लोबिन, एम से याद रखना, मसल्स, ये किस में पाया जाता है, मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। दोस्तों ये नॉट स्पेसिफिक इंडिकेटर है एक्यूट MI का, बट हम इसे रूलिंग आउट कर सकते हैं कि इसको MI का खतरा है कि नहीं। तो दोस्तों मायोग्लोबिन से याद रखना है कि ये मसल्स प्रोटीन है मायोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 5 से लेकर 70, 5 to 70 नैनोग्राम पर ml ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। पीक लेवल पर कब तक रहेगी, 12 आवर तक। एक रहता है आपका BNP जो कि मोस्ट कॉमन और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ब्रेन नेट्री यूराइटिक पेप्टाइड। दोस्तों ये क्या है, अ पेप्टाइड रिलीज व्हेन वेंट्रिकल इज फिल्ड विथ टू मच फ्लूइड एंड स्ट्रेचेज। तो दोस्तों जब आपका एक तो होता है राइट हार्ट फेलियर, एक होता है आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर, इसकी वजह से आपके क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। जब आपके लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है तब BNP का लेवल, ब्रेन नेट्री यूराइटिक पेप्टाइड, आपके वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है किसको, हार्ट फेलियर को, लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर। तो BNP का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो कितना होती है, बिलो
100 pg/ml। जब माइल्ड हार्ट फेलियर हुआ है तो इसकी वैल्यू रहेगी 100 to 300, मॉडरेट हार्ट फेलियर हुआ है 300 to 700 और सीवियर हार्ट फेलियर हुआ है तो मोर देन 700 इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस शानदार क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया। एक तो आपके कार्डियक बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन क्या है, और एक आपका MI और एंजाइना पेक्टोरिस। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो दोस्तों आपको इस क्लास को नोटबुक में नोट करना है, इनको रिवीजन करना है, इससे संबंधित जो भी MCQ हैं उनको सॉल्व कीजिए। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित है एक दिन आपको जरूर मिलेगी, पर उसके लिए आपको मेहनत करना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।